Hello students, welcome to Puneet Bhatia Academy. Well students, today we'll discuss current affairs. आज हम current affairs की क्लास लेंगे and these current affairs are very important for all general competitive exams and especially for DU LLB entrance exams. एंड करंट अफेयर्स जो है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सेम ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि DU LLB एंट्रेंस के लिए आपको कुछ अलग से करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। बिलो यूपीएससी की अगर बात करें तो जितने भी करंट अफेयर्स हैं या जो पैटर्न है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट यूपीएससी तो उसमें थोड़ी डेप्थ में करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाता है ऑलवेज। बट जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सच एज DU LLB हो गया या अंडर ग्रेजुएट के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, SSC, रेलवे या इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स का जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो अगर आप करंट अफेयर्स इन करंट अफेयर्स को आप सुनते हैं, इन लेक्चर्स को सुनते हैं, तो अगर आप किसी और एग्जाम्स में भी इफ यू आर गोइंग टू अपीयर और सपोज you are preparing for DU LLB entrance exam and you are going to appear in other यूनिवर्सिटी के किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या किसी यूनिवर्सिटी के LLB में आप अपीयर होते हैं उसके एंट्रेंस एग्जाम में, तो दीज करंट अफेयर्स विल हेल्प यू a lot. So well, करंट अफेयर्स का अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि करंट अफेयर्स जो अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर करंट अफेयर्स में हम लोगों को करना क्या है एग्जैक्टली और कितने मंथ्स के करंट अफेयर्स हमको इसमें कंप्लीट करने होते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो वेल, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि करंट अफेयर्स का जो एक पैटर्न है वो है 1 ईयर करंट अफेयर्स। नो डाउट 1 ईयर का करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करना होता है। एंड अब 1 ईयर में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जो लेटेस्ट 6 मंथ्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े क्रूशियल करंट अफेयर्स होते हैं लेटेस्ट 6 मंथ्स। यानी अगर इसको इस तरह से डिफाइन करें कि लेटेस्ट 6 मंथ्स, सपोज योर एग्जामिनेशन इज गोइंग टू कंडक्ट इन द मंथ ऑफ जून, सो लेटेस्ट 6 मंथ्स आपके हुए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। बिकॉज इन द मंथ ऑफ मई आपका एग्जाम जो है वो प्रिपेयर होगा, वो बनेगा। ऑफलाइन मोड में जब एग्जाम्स होते हैं तो कहा जाता है कि कुछ इस तरह से भी पेपर सेट किया जाता है कि अगर कोई एक पेपर लीक हो जाए तो दूसरा पेपर उसके लिए रेडी रखा जाए उस पर्टिकुलर जगह के लिए, उस पर्टिकुलर सेंटर के लिए। तो बहुत बड़ी प्रिपरेशन होती है, बिफोर 1 मंथ वो प्रिपेयर किया जाता है सब कुछ। अब वो बात अलग है कि स्टूडेंट जो है वो 10 दिन पहले रेडी होता है, लेकिन उसके एग्जाम के लिए यूनिवर्सिटीज जो है वो बहुत टाइम पहले रेडी होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपका एग्जाम जून में है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू कंप्लीट करंट अफेयर्स ऑफ मई मंथ, क्योंकि एक मंथ पहले का आप करंट अफेयर छोड़ सकते हो और ऑलमोस्ट 15 डेज बिफोर, अब ये भी हम लोग कह सकते हैं कि आप मई मंथ का 15 डेज आप मई मंथ भी करंट अफेयर्स आप कर सकते हैं अगर आपका एग्जाम जून के फर्स्ट वीक में है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके एग्जाम की डेट क्या है। एंड उसके बाद जो लास्ट 6 मंथ्स है, जैसे लेटेस्ट 6 मंथ्स हमने कहा नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, लेकिन अब नवंबर से पीछे का जो करंट अफेयर्स हो गया, सपोज अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, ये करंट अफेयर्स से भी चांसेस होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने के। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हम इसको इस तरह से कहते हैं कि 30% एंड 70%, 30% फर्स्ट 6 मंथ्स एंड 70% लेटेस्ट 6 मंथ्स आपको फोकस करना चाहिए। बिकॉज इफ यदि आपकी प्रिपरेशन कुछ इस तरह की है कि आप अभी अभी उठे हो, अभी अभी जागे हो, अभी अभी आपने तिलक लगाया है और कसम खाई है कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होना है, तो फिर हम यही सजेशन देते हैं कि आप लेटेस्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स कंप्लीट करें, क्योंकि अभी आपके लिए 70% को टारगेट करना आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो वेल, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपके साथ हमने डिस्कस किया। एंड फिर अब बात आती है कि सर करंट अफेयर्स में हम लोगों को कौन सी न्यूज को कवर अप करना चाहिए, यानी नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज। और हम लोग अगर इस तरह से बोले कि सर इसमें बुक्स एंड ऑथर्स जो हैं वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो एक मंथ में बहुत सारे ऑथर्स जो हैं, राइटर्स जो है बुक्स लिखते हैं, और अराउंड आपको ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि 400-500 बुक्स जो है वो पब्लिश होती हैं एक मंथ में। लेकिन हम लोग वो सारी बुक्स नहीं पढ़ते जब तक कोई रिनाउंड ऑथर ने
उसको लिखा ना हो, या किसी नॉन कोई राइटर है और उसकी फील्ड जो है वो ये नहीं है, सपोज सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, या किसी बॉलीवुड के एक्टर ने, डायरेक्टर ने, या किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने कोई अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है लिख दी और उसने मार्केट में आके धूम मचा दी, तो दैट पर्टिकुलर बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो ये तो बुक और ऑथर्स की बात है, जिसमें हम हार्डली कोई 10 to 15 बुक्स डिस्कस करेंगे 6 मंथ्स में। एंड उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें कि करंट अफेयर्स में नेशनल न्यूज जो है वो कौन सी हमको डिस्कस करनी चाहिए, इंटरनेशनल न्यूज का क्या रोल होता है, इकोनॉमिक्स में हमें कौन सा पॉइंट डिस्कस करना चाहिए, क्या हमें पूरा बजट करंट अफेयर्स में पढ़ना है। तो बिल्कुल बजट पूरा हमें डिस्कस नहीं करना, वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इकोनॉमिक्स में हम लोग को बहुत ही कोई बड़ी इंपॉर्टेंट योजना जो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड अगर हम लोग बात करें, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, स्पोर्ट्स में भी कोई बहुत बड़ा इवेंट हो, जैसे ग्रैंड स्लैम, मैं हर साल बोलता हूं आपको कि एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन, देन विंबलडन एंड देन यूएस ओपन। तो उनका मैन सिंगल, वुमेन सिंगल, लेकिन वो भी डिपेंड करेगा, मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन सा ग्रैंड स्लैम आपको पढ़ के जाना है, उसका मैन सिंगल और वुमेन सिंगल। एंड फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई बहुत इंपॉर्टेंट, कोई बहुत बड़ी इन्वेंशन हुई हो एंड रिलेटेड टू इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कुछ उस डिपार्टमेंट ने कुछ बहुत बड़ी इन्वेंशन करी हो, सपोज हमने कोई सुपर कंप्यूटर बनाया हो, या हमारे डीआरडीओ ने कोई मिसाइल लॉन्च करी हो, या हमारे इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कोई बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट लॉन्च किया हो, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बात रही साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो अभी मैंने आपको बताई। स्पोर्ट्स में जैसा मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट कोई योजना, इंटरनेशनल न्यूज में कोई इंटरनेशनल समिट या कॉन्फ्रेंस हुई हो, जैसे G8, ब्रिक्स, सार्क, आसियान कंट्रीज की, या जैसे अभी इंटरनेशनल लेवल पे रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, तो उससे रिलेटेड कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। या जैसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, या जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सब के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, या इनसे रिलेटेड कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई हो, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड नेशनल लेवल पे वही जो इंडियन गवर्नमेंट की कोई बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डिसीजन रहे रहे हो नेशनल लेवल पे 6 मंथ्स में, या कुछ ऐसा धमाका किया हो भारत सरकार ने, जैसे सपोज 370 आर्टिकल जब उसको रिमूव किया गया था फ्रॉम J&K, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज थी उस टाइम पीरियड की। तो ये नेशनल न्यूज हम लोग देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज है। समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस जैसा भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट समिट्स होंगी, स्पेशली G8, G15, G20, सार्क, आसियान, ब्रिक्स, इप्सा, इस तरह की मीटिंग्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, इस तरह की समिट्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। पर्सन इन न्यूज, सपोज किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का कोई चेयरमैन नया बना हो, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो और चाहे वो नेशनल लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, तो या किसी ने रिजाइन किया हो, कोई नया प्रेसिडेंट किसी कंट्री का बना हो, किसी कंट्री में कोई फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी हो, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी हो, तो वो पर्सन्स इन न्यूज, या कोई अवार्ड से रिलेटेड कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन न्यूज में रहा हो, उसको कोई भारत रत्न मिला हो, पद्म विभूषण अवार्ड मिला हो, इस तरह के इंपॉर्टेंट पर्सन्स, पर्सनैलिटीज जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और मिसलेनियस में फिर कुछ भी जो इन सब चीजों में नहीं आया, जो इन चीजों में छूट गया, इन सेक्शंस में हमने डिस्कस नहीं किया, वो काइंड ऑफ मिसलेनियस होगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी न्यूज आई जो किसी भी सेक्शन में या किसी भी तरह से हम उसे नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी या स्पोर्ट्स में नहीं रखते, तो उसको हम लोग मिसलेनियस न्यूज मान लेते हैं। तो वेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से सेक्शंस हैं करंट अफेयर्स के। अक्सर स्टूडेंट की क्वेरी रहती है कि करंट अफेयर से मुझे करना क्या है, तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक, पर्सन इन न्यूज, समिट एंड कॉन्फ्रेंस, मिसलेनियस। मिसलेनियस में हम लोग अवार्ड्स को रख सकते हैं, डेज रख सकते हैं। सपोज जैसे अगर मैं पूछूं NRI डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लोग ऑलवेज जो है हम NRI डे मनाते हैं जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, तो वी ऑलवेज सेलिब्रेट NRI डे इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो इस तरह के डेज बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेज हम लोग मिसलेनियस के टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वेल, लेट अस स्टार्ट। आज जनवरी करंट अफेयर्स का टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस जनवरी करंट अफेयर्स,
So I think first of all I want to test your general knowledge and in fact current affairs knowledge कि करंट अफेयर्स में आपकी कंडीशन कैसी है। तो वेल मैं आपसे कुछ 3 to 4 क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको 30 सेकंड्स का टाइम दूंगा। आप प्लीज इस क्वेश्चन को रीड करें और देखें कि जब आपको अभी मैंने कुछ नहीं बताया तब आप कितने किस लेवल पे आपका ज्ञान है, आपकी नॉलेज है। सो प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन of Major Dhyan Chand Sports University in Varanasi. So, first statement है। Second, Ladakh celebrated traditional New Year Losar festival of Tibetan Buddhist. And third, Uttar Pradesh became first LPG enable and smoke free Indian state. So these are 3 statements. Take your time and give your answer. Decide your answer. So I am going to tell you the answer and check yourself, introspect yourself कि आपने वो आंसर सही दिया या नहीं। तो वेल स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि वाराणसी नहीं, मेरठ जो है आपको पता है स्पोर्ट्स नगरी हम लोग बोलते हैं, खेल की नगरी के नाम से मेरठ को जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में है। प्राइम मिनिस्टर ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की वहां पे फाउंडेशन डाली एंड स्पोर्ट्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 29 अगस्त, जब मेजर ध्यानचंद जी का बर्थ एनिवर्सरी हम लोग मनाते हैं एवरी ईयर। सो मेजर ध्यानचंद हमें पता है हॉकी के जादूगर, उनको मैजिशियन ऑफ हॉकी के नाम से जाना जाता है। सो उनके नाम पे यूनिवर्सिटी हमने मेरठ में एस्टैब्लिश की, ना कि वाराणसी। तो विल सी दीज पॉइंट्स इन आवर नोट्स। लद्दाख सेलिब्रेट ट्रेडिशनल न्यू ईयर लोसार फेस्टिवल, बिल्कुल एग्जैक्टली ओके है। ये एक न्यू ईयर फेस्टिवल है। हम और इसमें कुछ एक नई क्रॉप जो है जब काटी जाती है तो भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है कुछ स्टेट्स में। एंड लोसार फेस्टिवल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लद्दाख, इट इज काइंड ऑफ न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ लद्दाख। And Uttar Pradesh became first LPG. No, this is Himachal Pradesh. That's why this statement is false statement. So Himachal Pradesh became first LPG enable and smoke free Indian state. So 1 and 3rd wrong statement, second correct statement. So the right answer of question number 1 is second only, means A option. So hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा। Now come to question number 2, second. So this is question number 2. Take your time, give the answer. Consider the following statements. First statement, 18th Kacha Lemon Festival began in Manipur. Second, Haryana High Court became India's first paperless court. And Sarvanan Sonowal laid foundation stone of International Yoga Academy in Hyderabad. So take your time and give the answer of this question. Okay, let us start. Well, first statement is absolutely correct. 18th Kacha Lemon Festival began in Manipur. So this is absolutely correct statement. बिल्कुल correct statement है, right statement है। हरियाणा हाई कोर्ट became India's first paperless court, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, क्योंकि हमें पता है कि एक स्टेट ऐसा है हमारा जो एजुकेशन में बहुत टॉप पे रहता है, और जब पेपरलेस कोर्ट की बात करें तो इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग इसका कॉमन सेंस लगाए तो हरियाणा तो नहीं होगा, एंड एग्जैक्टली इसका राइट आंसर है केरला हाई कोर्ट कोची, जो है वो फर्स्ट इंडिया पेपरलेस कोर्ट बना, जो एलएलबी और लॉ एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। एंड सर्वानंद सोनोवाल ने बिल्कुल इंटरनेशनल योगा एकेडमी जो है वो हैदराबाद में इसको एस्टैब्लिश किया, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सो वेल 1 and 3 करेक्ट है एंड द राइट आंसर इज सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सो होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का राइट आंसर दिया होगा। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. So well, consider the following statements. Statement number 1, the states that has shown the highest increase in forest cover in Telangana. ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, अभी फॉरेस्ट सर्वे हुआ है जो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सर्वे अभी पूछा जा चुका है, इससे रिलेटेड फैक्ट्स। सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। सेकंड स्टेटमेंट, 5 states in the north east, Arunachal, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland have all shown loss in forest cover. तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कम हुआ है वो अरुणाचल में, देन उससे कम मणिपुर में, उससे कम मेघालय, लेकिन हुआ इन सभी में फॉरेस्ट कवर का लॉस है। सो वेल, तो स्टेटमेंट नंबर 3, एरिया वाइज महाराष्ट्र हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। Okay, and 4, in terms of forest cover as percentage of total geographical area, the top state is Meghalaya.
So these are 4 statements and you have to choose correct one. Take your time and give your answer, or you can pause and then think and then start your lecture again if you are listening recorded lectures. Okay, so let us start. The state has shown the highest increase in forest cover in Telangana. Absolutely correct statement है. 5 state in the northeast, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. इन सभी स्टेट्स में लॉस हुआ है फॉरेस्ट कवर का, बट एरिया वाइज तो ये मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है, एमपी नॉट महाराष्ट्र. और इसको भी मैं काफी टाइम से सुनता आ रहा हूँ. परसेंटेज वाइज जो है वो मिजोरम है सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर एरिया है. मेरे ख्याल से होप आप समझ गए होंगे. एरिया वाइज जो है वो एमपी है, और परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो वो है मिजोरम. So well, these are 4 statements and the right answer of question number 3 is 1 and 2. So right answer is A option, question number 3, A option. Okay, now come to question number next, question number 4. So this is question number 4. Consider the following statements. First statement, Lucknow IPL team to be called Lucknow Super Giant joined first time in IPL. Ashley Barty became the first Australian women's single champion in the Australian Open 2022, and third Australia Open 2022 Novak Djokovic won the men's single title. So these are 3 statements and ये तीनों के तीनों जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है. एंड जैसे मैंने आपको बोला, ग्रैंड स्लैम, फर्स्ट ग्रैंड स्लैम ईयर में जनवरी के मंथ में ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, उसका मैन सिंगल वुमेन सिंगल बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आपके एग्जाम जून में है, जुलाई में है, अगस्त में है, तो जनवरी का आपको जरूर याद करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया ओपन. सो वेल, लेट अस स्टार्ट. सो आई थिंक फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. एशले बार्टी बिकेम द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन वुमेन सिंगल चैंपियन, करेक्ट है. बट ऑस्ट्रेलिया ओपन को नोवाक जोकोविच ने नहीं, राफेल नडाल ने मैन सिंगल टाइटल इसका जीता है. तो दैट्स व्हाई रॉन्ग स्टेटमेंट. 1 and 2 करेक्ट एंड द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4A. सो वेल, दिस इज ऑल अबाउट quiz session and before starting this current affairs, तो अगर आपके क्वेश्चन ठीक हुए हैं 4 में से, आउट ऑफ 4 अगर आपने 2 क्वेश्चंस के भी आंसर ठीक दिए, तो इसका मतलब आपकी कंडीशन जो है वो दयनीय नहीं है और स्थिति जो है नियंत्रण में है. तो वेल, अब आपको चेक करना है कि आपकी कंडीशन कैसी है. बट हाँ, होप जब करंट अफेयर्स की सारी क्लासेस आप ले लेंगे, इनके लेक्चर्स आप सुन लेंगे, तो हो सकता है कि ये रेंज अगर हाँ 1 भी है तो भी चलेगा, क्योंकि अभी आप फ्रेशर हैं, हो सकता है अभी आपने अभी स्टार्ट करा हो करंट अफेयर्स, तो 1 भी चलेगा. लेकिन हाँ, उम्मीद है कि सारे लेक्चर सुनने के बाद ये रेंज आपकी 1 से 3 और 4 आउट ऑफ 4 भी शायद हो जाए. सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट न्यूज ऑफ जनवरी करंट अफेयर्स. सो वेल स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे, टू दी पॉइंट डिस्कस करेंगे, सो दैट हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को हिट कर पाए. सो वेल, अब आते हैं, सबसे पहली न्यूज है, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन सी ड्रैगन 2022 एक्सरसाइज एट गुआम इन द वेस्टर्न पैसिफिक. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आपने सुना होगा कि जब से भारत आजाद हुआ तब से अभी तक हमने कोई 4 to 5 वॉर लड़ी. लास्ट वॉर कारगिल वॉर थी 1999, और वो भी कारगिल वॉर खाली जम्मू कश्मीर में वॉर थी, पूरे ऑल ओवर इंडिया में लास्ट वॉर है 1971 की इंडो पाक वॉर. यानी 71 से अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान ने कोई वॉर फेस नहीं करी. और अगर अभी 2022 का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इट मींस अराउंड 50 इयर्स हो गए आपने कोई लड़ाई, कोई बैटल फॉट नहीं करी, कोई बैटल आपने फेस नहीं करी. तो हो सकता है आप भूल गए कि गन कैसे चलानी है, AK-47 कैसे चलेगी. हो सकता है अचानक लड़ाई हो जाए, दुश्मन आपके सामने है और आप रिवर्स AK-47 चलानी शुरू कर दो, फिर आपको दुश्मन क्यों नहीं मर रहे. तो इस तरह की हरकतें आप ना करो, ऐसी सिचुएशन ना आए. तो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके टाइम टू टाइम आपका जो है वार्म अप होता रहे. तो इसीलिए इंडियन डिफेंस जो है, हमारा जो डिपार्टमेंट है, वो टाइम टू टाइम दूसरी आर्मी के साथ एक मॉक ड्रिल टाइप करवाता रहता है, ताकि हम उनसे सीखें, उस कंट्री से, वो कंट्री के सोल्जर्स हमसे सीखें. और उसका फायदा एक ये भी होगा कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, उस कंट्री के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन डेवलप होते हैं. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारे सोल्जर्स का वार्म अप मैच टाइप हो जाता है, एक तरह से एक मॉक ड्रिल हो जाती है. तो ये काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, जितनी भी मॉक ड्रिल्स होती हैं. तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है. तो सी ड्रैगन 2022 अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा इंडिया एंड जापान. सो वेस्टर्न पैसिफिक में ये एक्सरसाइज हुई. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो नेक्स्ट न्यूज में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, एंड दिस इज करप्शन
इंडेक्स इसको बोलते हैं, और वैसे तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, लेकिन इसकी जो रैंक है वो ऐसे बनती है कि जो फर्स्ट नंबर पे कंट्री है वो ऑनेस्ट है, उससे नीचे कम ऑनेस्ट, उससे नीचे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इस लिस्ट में अगर हम लोग देखें, इस इंडेक्स में, तो इंडिया की रैंक थोड़ी खराब ही रहती है। उसका रीजन ये है कि करप्शन में हमारा हाथ वैसे भी बड़ा खुला है। एंड जितने भी ये कंट्री आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेनमार्क, अगर आप देखोगे डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, इन ये कंट्री कुछ ऐसी हैं जो मैं हमेशा टॉप पे देखता हूँ। आप देखो तो नंबर 1 पे 3 कंट्री है, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। यानी इन 5-6 कंट्रियों में मैं काफी सालों से देख रहा हूँ कि इनमें आपस में बड़ा कॉम्पिटिटिव कंपटीशन होता है कि हम में से ऑनेस्ट कौन है। अच्छा, हम इंडिया जो है वो ऐसे कंपटीशन में भाग नहीं लेता, हम उन्हें दूर से देखते हैं कि बहुत अच्छा है, आप बड़े ऑनेस्ट कंट्री हो, और हम तो बस इसी से सेटिस्फाइड है कि हम पाकिस्तान से हमारी कंडीशन ठीक ठाक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये इतने ऑनेस्ट कंट्री हैं, कभी आपका मन बने आपको इंडिया छोड़ना हो तो आप डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे चले जाना। कहते हैं ये इतने ऑनेस्ट हैं कि अगर आप यहाँ पे रह रहे हो और आपका यहाँ पे पॉकेट से कुछ पैसे गिर जाएं सड़क पर, तो यहाँ के लोग आपको ढूंढेंगे और आपके पैसे आप तक पहुंचाएंगे। हमारे इंडिया में इतना टाइम वेस्ट नहीं करते, और हम तो यही मानते हैं कि आज हमने शायद कोई फास्ट रखा होगा जो हमें ये पैसे मिले, या हम हमें मिले, इसका मतलब प्रभु कृपा रही, आज हमें ये धन मिल गया। और हमारी कुंडली में पंडित जी बता भी रहे थे कि ये धन जो की प्राप्ति होगी आज। तो खैर हम लोग इतना टाइम वेस्ट नहीं करते, लेकिन ये लोग ढूंढते हैं प्रॉपर। और अगर आपका पता नहीं चला कि आप कौन हो, कहाँ, किसको दें पैसे, तो ये गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देते हैं। यानी ये कहते हैं कि आप नेशनल इंटरेस्ट में इन पैसों का यूज करो। तो इतने ऑनेस्ट लोग हैं ये लोग, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे कंट्री। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात कि इसमें इंडिया की रैंक अगर हम देखें, तो इंडिया की रैंक अगर आप देखेंगे तो 85 है इंडिया की रैंक आउट ऑफ 180 कंट्रीज। और इसमें एक स्कोर मिलता है, यानी जितना ज्यादा स्कोर आपको मिलेगा उतना आप ऑनेस्ट हैं, और जितना कम स्कोर होगा इतना, इसका मतलब आप उतने ही डिसऑनेस्ट हैं। यानी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 180 नंबर पे साउथ सूडान है, सबसे महाभ्रष्ट कंट्री। उसके बाद सीरिया है, फिर सोमालिया है, वेनेजुएला, यमन, ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वो करप्टेड कंट्रीज हैं, और लास्ट 5 पे उन्हीं को देखा जाता है। और सोमालिया, जैसे ऊपर इनमें कंपटीशन चलता है ऑनेस्टी में, ऐसे इनमें नीचे कंपटीशन चलता है भ्रष्टाचार में, कि कौन सबसे ज्यादा भ्रष्ट कंट्री है। यानी इन कंट्रीज के बारे में कहा जाता है, कहावत है ना कि आपकी आंखों से काजल भी चुरा लेंगे। तो ये इतने पक्के भ्रष्ट कंट्री हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि आप मंदिर गए, आपने बाहर चप्पलें उतारी, बाहर आए चप्पलें गायब। इनके बारे में कहा जाता है कि आप चल रहे हो, आप चलते चलते आपके पाँव से चप्पलें चोरी हो जाएंगी। और एक इसमें सबसे इंटरेस्टिंग कंट्री है, वो है सोमालिया। इसके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे याद आ गई अचानक। मैं बहुत सालों से सोमालिया को नीचे ही देखता हूँ। अभी कुछ टाइम से इसकी कंडीशन थोड़ी ठीक ठाक हुई है, लेकिन मैं काफी टाइम से इसको नीचे देखता था। और अभी कुछ साल पहले की बात है, तो जैसे इस साल ये थोड़ा सा इसकी रैंक ठीक हो गई, मैंने 178 पर आ गया ये। ऐसे ही उस साल अचानक इसकी रैंक क्वार्टरली सर्वे में, एक क्वार्टरली सर्वे भी बीच बीच में होते रहते हैं, तो मैं मैगजीन पढ़ रहा था तो मैंने देखा इसकी रैंक थोड़ी ठीक हो गई, और वही 180 से 178 से 179 पर आ गया। और मतलब उस साल तो बल्कि खैर कुछ ज्यादा ही आ गया था, ये 150 अराउंड इसकी रैंक थी। तो इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि यार ये मतलब इतनी रैंक पर कैसे पहुंच गया। तो मैंने उस बॉक्स के अंदर पढ़ा कि ये हुआ क्या अचानक सोमालिया को। सोमालिया जो है वो पायरेट्स के लिए बड़ा फेमस है। यहाँ पे मतलब समुद्री लुटेरे हैं, तो जो भी शिप इसके आसपास से निकलता है उसको लूट लेते हैं इसके लुटेरे। अब हुआ क्या, कुछ टाइम पहले की बात है। अब क्या होता है, कोई भी शिप इसके पास से निकलता है, ये उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसका सामान लूट लेते हैं, और वो शिप वापस चला जाता है। और वापस भी जाएगा, क्योंकि जब वो खाली हो जाएगा तो आगे जाके क्या करेगा, तो वो शिप वापस चला जाता है। तो एक बार एक शिप आया, इनके पास से निकला, इन्होंने उसके ऊपर अटैक किया, उसके सारे पैसेंजर्स को गन पॉइंट पे उतारा, उनका सामान रखा और उनको डरा धमका कर वापस भेज दिया। और उनके लगेज और उनके बैग वैग इन्होंने रख लिए। जब वो चले गया शिप, तो इन्होंने उसके बैग खोले उन पैसेंजर्स के, तो उसमें देखा AK-47, AK-56, रॉकेट लॉन्चर्स, टाइम बॉम्ब्स, हैंड ग्रेनेड। तो ये घबरा गए कि यार कैसी सवारियां, क्या क्या सामान लेके चल रही थी ये। तो खैर इनको लगा चलो कोई बात नहीं, हमने भी तो यही सब खरीदना था, अब हमने जो है हमें रेडीमेड ये सब मटेरियल मिल गया, अगर पैसे होते तो हमने पैसे देके यही खरीदना था। तो खैर लेकिन फिर भी इनको समझ में नहीं आई कि ये पैसेंजर ऐसे ऐसे सामान लेके चल क्यों रहे थे। 3 दिन के बाद इनके पास एक चिट्ठी आई, उसमें लिखा हुआ था कि ये सारा सामान
अगर 3 दिन के अंदर वापस नहीं किया तो पूरे सोमालिया को बॉम्ब से उड़ा दूंगा, अल कायदा उसामा बिन लादेन। तो गलती से इन्होंने अपने डैडी का जहाज लूट लिया, यानी वो उस समय वर्ल्ड का इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ा टेररिस्ट, सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेचारे इतनी दहशत में आ गए कि ये जो है सब अंदर भाग गए, और जितने टाइम तक ये अंदर छुपे रहे उस डर की वजह से, तो बाकी जो जहाज आते जाते रहे, तो कोई लूटपाट की घटना नहीं हुई, तो इसकी रैंक थोड़ी अच्छी हो गई। और फिर रिपोर्ट में ऐसा आया कि इन्होंने सह सम्मान ओसामा बिन लादेन को वो सारा सामान वापस लौटा दिया, और उसको कहा सॉरी सर गलती हो गई, बाकी आगे से ध्यान रखेंगे। तो वो एक टाइम था जब सोमालिया की रैंक जो है 150 तक पहुंच गई 180 से। तो खैर महाभ्रष्ट कंट्री है ये सब, यमेन, वेनेजुएला, सोमालिया, सीरिया, साउथ सुडान। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया की रैंक, 85 रैंक है इंडिया की, अगर आप देखेंगे। एंड ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल ये सर्वे करती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर ड्यू एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काफी पूछी जाती हैं आपके एग्जाम्स में। सो वेल ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। करप्शन इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे ऑनेस्ट कंट्री डेनमार्क, अगर आपको याद करना है। सबसे भ्रष्ट करप्टेड कंट्री साउथ सुडान, इंडिया की रैंक 85। विच ऑर्गेनाइजेशन डज सर्वे ऑफ दिस करप्शन इंडेक्स, परसेप्शन इंडेक्स एवरी ईयर? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ओके फाइन, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। सो वेल जैसे अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसमें 180 कंट्रीज पे टोटल सर्वे हुआ था, जैसे यहाँ पे मेंशन है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर हम लोग बात करेंगे रिजल्ट क्या है, स्केल 0 मतलब हाईली करप्ट और 100 मतलब वेरी क्लीन। ओके नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। इंडिया जो है वो अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बना है कुकुम्बर और घरकिन में। कुकुम्बर यानी खीरा, और घरकिन जो है वो एक तरह से बेबी पिकल होता है, और स्मॉल कुकुम्बर एक छोटा खीरा जिसको अचार के रूप में भी यूज किया जाता है, जो 1 to 5 इंचेस का होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि इंडिया अभी इनका एक्सपोर्ट करके बड़ी धूम मचा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। सो वेल होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ कम टू नेक्स्ट। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन रेलवे ने एक मिशन लॉन्च किया, मिशन अमानत। कई बार आपने देखा होगा कि ट्रेन में आपका सामान छूट जाता है, मेट्रो में भी छूट जाता है, लेकिन जो कि मेट्रो में सारे स्टेशन इंटरकनेक्टेड हैं, आप कहीं पे भी कुछ कंप्लेन करें आपका फौरन सामान आपको मिल जाएगा। इवन कश्मीरी गेट में लॉस एंड फाउंड एक वहां पे बना हुआ है एक डिपार्टमेंट, तो आप वहां पे भी कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इंडियन रेलवे जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में रेलवे चल रही है, आपका सामान कहीं छूट जाए किसी ट्रेन में, तो आप कैसे उसको ढूंढेंगे? तो एक मिशन अमानत करके इंडियन रेलवे ने जो है एक लॉन्च किया है एक डिपार्टमेंट, मिशन अमानत। तो आप इस ऐप के थ्रू अपना खोया हुआ सामान, अपनी जो लॉस्ट बिलोंगिंग्स है वो आप ढूंढ सकते हैं। ओके नाउ कम टू नेक्स्ट। कच्चा लेमन जो है फेस्टिवल अभी हमने डिस्कस किया था अपने एमसीक्यू में भी, मणिपुर में, और उसमें बहुत सारी लेमन की वैरायटी जो है वो इसमें दिखाई जाती है। ऐसे ऐसे लेमन जो शायद आपने सुने भी नहीं होंगे। और उखरूल एक जगह है, वहां पर इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई। लेकिन ठीक है, आप इसको छोड़ सकते हैं, आप बस इतना ध्यान रखिए कि कच्चा लेमन फेस्टिवल मणिपुर में हुआ। मिशन अमानत जो है इंडियन रेलवे से रिलेटेड जो है वो पैसेंजर्स को ट्रैक करेगा, उनकी बिलोंगिंग्स को। एंड नाउ कम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। एनवायरमेंट मिनिस्टर हमारे भूपेंद्र यादव जी ने रिलीज करी है फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो वेल फॉरेस्ट कवर एरिया जो है वैसे 2 साल में हम लोग हर 2 साल के बाद चेक करते हैं। और आइडियल कंडीशन क्या होती है कि कितना परसेंटेज आपकी कंट्री में फॉरेस्ट कवर होना चाहिए? तो 33%, ये यहाँ पे मेंशन है। यानी 33% अगर आपके टोटल जोग्राफिकल एरिया का आपकी कंट्री में फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कवर एरिया एंड ट्री कवर एरिया बोथ। फॉरेस्ट मतलब डेंस फॉरेस्ट, ट्री कवर यानी आप जिस कॉलोनी में रहते हो वहाँ 4 पेड़ लगे हैं, आप जिस सड़क से निकल के कोचिंग इंस्टीट्यूट गए, या आप अपने बैंक गए, अपने कॉलेज गए, स्कूल गए, उस पूरे रोड में आपने 10 to 15 ट्री देखे, तो वो ट्री कवर एरिया। तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया बोथ आपका 33% अगर है, तो इसका मतलब आइडियल कंडीशन है आपके यहाँ पर एनवायरमेंट की। सो वेल अब हम बात करते हैं कि हमारी कंट्री में कितना फॉरेस्ट कवर एरिया बढ़ा और कौन सा स्टेट में अच्छा कौन सा खराब। तो वेल सबसे पहले जैसा अभी हमने डिस्कस भी किया था एमसीक्यू में, वेल हमारा जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो 21.71% ऑफ द कंट्री जोग्राफिकल एरिया हो चुका है फॉरेस्ट कवर इज नाउ। एंड 2019 में जब हमने सर्वे किया था तो 21.67 था। तो उसका मतलब हमारा फॉरेस्ट कवर जो है वो इंक्रीज हुआ है, नो डाउट।
एंड ट्री कवर भी इंक्रीज हुआ है हमारा 721 स्क्वायर किलोमीटर। फॉरेस्ट कवर एरिया अगर किलोमीटर में बात करें तो 1540, तो छोड़ सकते हैं। हम लोगों के लिए बस खाली इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारा परसेंटेज जो है वो 21.71% है आज इंडिया का फॉरेस्ट कवर एरिया, उसके टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, यानी इंक्रीज हुआ है, घटा नहीं है, ये खुशी की बात है। 2 सालों में, आफ्टर 2 ईयर सर्वे होता है, 2019 में हुआ था, अब 2021 में। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एरिया। तो जैसा मैंने भी आपसे क्वेश्चन में भी पूछा, तेलंगाना, तो बस आप इतना याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा लॉस अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा लॉस हुआ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया वाइज, जैसा भी मैंने आपको बताया, एमपी काफी टाइम से लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया है। एंड परसेंटेज वाइज मिजोरम बहुत टाइम से टॉप पर है। तो ये कुछ 4 to 5 फैक्ट्स फॉरेस्ट कवर एरिया से रिलेटेड, फॉरेस्ट सर्विस रिलेटेड, काफी इंपॉर्टेंट है। यानी अभी फॉरेस्ट कवर एरिया 21.71, करना है 33%, ये इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंक्रीज हुआ तेलंगाना, सबसे ज्यादा लॉस हुआ अरुणाचल प्रदेश, सबसे मैक्सिमम लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश, और परसेंटेज में मिजोरम। तो यहाँ पे इस मैप के थ्रू भी आप इसको देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप खाली इतना ही याद रखें जितना मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बाकी और स्टेट्स को अगर आप याद करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, शायद आपको फिर याद रखने में इसको दिक्कत हो। तो खैर आगे चलते हैं, नेक्स्ट बार आते हैं। अब कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स जब बनते हैं, जैसे पर्सन इन न्यूज जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था। तो जैसे राजकुमार राव जो है वो अपॉइंट हुए हैं एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रिन्यू बाय। रिन्यू बाय जो है इंश्योरेंस से रिलेटेड एक सेक्टर है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने राजकुमार राव। एस सोमनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू चेयरमैन बने हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका जो ओरिजिन है 1969 में हुआ। एंड स्पेस की हमारी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। हम आज जितने भी सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं वो सब इसरो के थ्रू ही हमारे सैटेलाइट्स जाते हैं स्पेस में। तो इसका नया चेयरमैन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप इस पे जरूर स्टार लगाएं, इस न्यूज पर काफी उम्मीद है इसके आने की। उसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के जो हमारे नए चेयरमैन हैं वो रघुवेंद्र तनवर बने हैं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, यानी ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। खैर इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है एस सोमनाथ अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, बुक्स एंड ऑथर। जैसा मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था, तो आज मैं जनवरी में शायद आपके साथ 2 to 3 बुक्स आपको बताऊंगा। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अरुंधति भट्टाचार्य की बुक है, ऑटोबायोग्राफी इनडोमिटेबल, अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप। यानी इन्होंने अपने जीवन के बारे में, अपनी जॉब से रिलेटेड इन्होंने क्या क्या उस समय ड्यूरिंग जॉब इन्होंने क्या क्या ऑब्स्टेकल्स फेस की, वो सब इन्होंने इसमें मेंशन करा। एंड इनडोमिटेबल मींस अजय, यानी जो बिल्कुल एक विजेता वाली लाइफ जो है वो इन्होंने जी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड ये बुक है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अरुंधति भट्टाचार्य SBI की चेयरपर्सन रह चुकी हैं, फॉर्मर चेयरपर्सन है ये। सो दैट्स वाई ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने आपको बोला, जो रेगुलर ऑथर ना हो और उसने कोई बुक लॉन्च की हो तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जैसे ये बैंकिंग सेक्टर को बिलोंग करती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, तो काफी चांसेस हैं इस ऑटोबायोग्राफी के आने के। तो आप इसको भी जरूर स्टार मार्क करें और इसको भी आप जरूर याद रखें इस बुक को। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट डेज, जैसा मैं भी आपके साथ डिस्कस कर रहा था, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है 9 जनवरी, नॉन रेजिडेंट इंडियन, हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए आफ्टर विनिंग अपार्थीड मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एवरी ईयर वी सेलिब्रेट नॉन रेजिडेंट इंडियन। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी है, नेशनल यूथ डे हम लोग हर साल मनाते हैं। एंड इंडियन आर्मी डे, हमारी आर्मी का स्टैब्लिशमेंट हुआ था 15 जनवरी को। तो ये तीनों डेज काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक और बड़ी धमाकेदार न्यूज, अगली नेक्स्ट धमाकेदार न्यूज वो ये कि आपने सुना होगा कि अमर जवान ज्योति जो है वो हमारी इंडिया गेट में जो है उसकी फ्लेम जलती रहती है, एटर्नल फ्लेम, उसको मर्ज कर दिया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल फ्लेम के साथ। तो वैसे भी बीइंग स्टूडेंट और बीइंग एस्पिरेंट आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूज
क्या है, भले ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन आ चुकी है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सो व्हाट इज द नेशनल वॉर मेमोरियल एंड व्हेन वाज इट मेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले नेशनल वॉर मेमोरियल को डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल जो है, विच इज अराउंड 400 मीटर्स फ्रॉम इंडिया गेट, इंडिया गेट के 400 मीटर के दायरे में इसको बनाया गया है। फरवरी में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इसको इनॉग्रेशन किया था, and it was built to commemorate all the soldiers who have laid down their lives in various battles, wars, ऑपरेशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। यानी हमारे जितने भी सोल्जर्स हैं उनको एक डेडिकेट किया गया है, लाइक ए होमेज, उनको श्रद्धांजलि दी गई है इस फ्लेम के थ्रू। उन्होंने जिन्होंने हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस जितनी भी हमारी बैटल्स हुई और उन्होंने जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, तो ये नेशनल वॉर मेमोरियल की फ्लेम जो है इस बात को एक तरह से उनको रिस्पेक्ट और उनको होमेज, उनको श्रद्धांजलि देती है वो फ्लेम। अब बात ये है कि ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल जो है न्यू दिल्ली इंडिया डिजाइन, जैसे हम लोगों को ये बात तो पता ही है कि दिल्ली के जो आर्किटेक्ट है वो एडविन लुटियंस थे, एंड इंडिया गेट जो है वो ब्रिटिश टाइम में बना 1931 अराउंड, एंड इसका जो आर्किटेक्ट थे वो एडविन लुटियंस थे इंडिया गेट के भी। लेकिन इंडिया गेट में जो हम अमर जवान ज्योति देखते हैं वो उन सोल्जर्स की है जिन्होंने बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की। तो एक तो ये थोड़ा सा मतलब कॉलोनियल टाइम पीरियड का हमें याद दिलाता है ये मॉन्यूमेंट। द इंडिया गेट ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल, व्हाई was it placed at India Gate? So India Gate All India War Memorial, as it was known earlier, was built by British in 1931, and it was erected as memorial to around 90,000 Indian soldiers of British Indian Army who had died in several wars and campaigns till then. यानी 19,000 इंडियन सोल्जर्स के लिए ये वॉर मेमोरियल बनाया गया जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जॉब करते थे और उन्होंने ब्रिटिश इंडिया के लिए अपने प्राण त्यागे। सो as it was a memorial for the Indian soldiers killed in wars, the Amar Jawan Jyoti was established underneath it by the government in 1972. So इसको भारत सरकार ने 1972 में अमर जवान ज्योति के नाम से इसको स्टैब्लिश किया, एंड उस समय इंदिरा गांधी was the prime minister at that time. So why was it placed at India Gate? Sources said that the eternal flame paid homage to soldiers killed in the 1971 war, but does not mention their name, and the India Gate is a symbol of our colonial past. नो डाउट इसमें 1971 के सोल्जर्स के भी नाम मेंशन है, लेकिन उनके भी नाम मेंशन है जो ब्रिटिश टाइम पीरियड में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सोल्जर्स थे। तो कुल मिला के ब्रिटिश 1931 से लेकर 1971 में जितने भी सोल्जर्स ने प्राण त्यागे वॉर में, बैटल्स में, चाहे वो ब्रिटिश टाइम पीरियड में रही हो या आफ्टर इंडिपेंडेंस, उन सबके नाम मेंशन है, मतलब उनको होमेज दिया गया है, लेकिन उनके नाम मेंशन नहीं है 71 के वॉर के। ऐसा कहा जाता है कि उन सोल्जर्स के लिए इसको डेडिकेट किया गया है, लेकिन उनके नामों को मेंशन नहीं किया गया। अब द नेम्स ऑफ ऑल इंडियन मार्टियर्स फ्रॉम ऑल द वॉर्स इंक्लूडिंग 71 एंड वॉर बिफोर एंड आफ्टर इट आर हाउस्ड एट द नेशनल वॉर मेमोरियल। लेकिन नेशनल वॉर मेमोरियल में 47 से लेकर अभी तक जितनी भी वॉर इंडिया ने फेस करी उन सब सोल्जर्स के उसमें नाम मेंशन है और उनको एक तरह से होमेज, श्रद्धांजलि दी गई। Hence it is a true tribute to have the flame paying tribute to martyrs there. तो नेशनल वॉर मेमोरियल की जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है। अब बात यह है कि सर इसको मर्ज क्यों किया गया, अमर जवान ज्योति को वहां से क्यों हटा दिया गया? होता क्या था, Defense Establishment official said that once a national war memorial came in 2019, so Indian political और military leaders जो आते थे, जो foreign dignitaries आते थे, वो pay their tribute to the fallen soldiers at the National War Memorial, which used to happen at the Amar Jawan Jyoti earlier. यानी अब वो नेशनल वॉर मेमोरियल जाते थे, पहले वो अमर जवान ज्योति जाकर वहां पे उनको श्रद्धांजलि दी जाती थी, लेकिन अब वो नेशनल वॉर मेमोरियल जाते हैं। जो भी किसी कंट्री के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या कोई डिफेंस का बहुत हाई ऑफिशियल रैंक का कोई पर्सन अगर इंडिया आता है
तो विद दिस चेंज इट वाज फेल्ट दैट टू फ्लेम्स वर नॉट नीडेड। अब एक कंफ्यूजन हो जाती थी, यानी वो नेशनल वॉर मेमोरियल जाके भी श्रद्धांजलि दे और अमर जवान ज्योति जाके भी श्रद्धांजलि दे, और अगर किसी एक जगह जाए नेशनल वॉर मेमोरियल जाए अमर जवान ज्योति ना जाए तो थोड़ा लुक्स साउंड्स गुड लगती नहीं थी वो। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कि फिर कोई जरूरत नहीं है, अमर जवान ज्योति को हम नेशनल वॉर मेमोरियल फ्लेम के साथ मर्ज कर देते हैं और वहां से उसको हटा देते हैं। तो ये नेशनल वॉर मेमोरियल हमने यहाँ पे बनाया, आप देख सकते हैं ये इंडिया गेट से 400 मीटर का डिस्टेंस है। अब जितने भी हमारे बाहर के जो भी ऑफिशियल्स आएंगे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हाई रैंक ऑफिशियल्स, वो सब यहाँ पर अपना ट्रिब्यूट जो है वो पे करेंगे। तो नेशनल वॉर मेमोरियल क्या है ये अब आप समझ गए होंगे। हमारे इंडियन सोल्जर जिन्होंने अभी तक जितनी बैटल लड़ी और अपने लाइफ सेक्रीफाइस की, उन सब को यहाँ पे एक तरह से ट्रिब्यूट, होमेज उनको दी गई है। दैट्स व्हाई नेशनल वॉर मेमोरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आपको वैसे भी पता हो, भले ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं, दैट्स व्हाई आई डिस्कस विद यू। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। अब आते हैं जो अभी मैंने आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन भी पूछा था, लखनऊ आईपीएल टीम टू बी कॉल्ड लखनऊ सुपर जायंट, ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं। Ashleigh Barty became the first Australian women single champion in the Australian Open 2022. That is very important. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होंगे, और वो 4 ग्रैंड स्लैम है उसमें जो आपको जरूर याद रखने चाहिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन इन द मंथ ऑफ जनवरी, देन आफ्टर दैट फ्रेंच ओपन इन द मंथ ऑफ जून, आफ्टर दैट विंबलडन इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड देन यूएस ओपन इन द मंथ ऑफ सितंबर। सो सपोज अब यहाँ पे अगर मैं इस तरह से बोलूं कि ये जनवरी मंथ में, and this is in the month of June, and this is in the month of July, sorry, this is in the month of July, and this is in the month of September. So अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि your exam is in the month of June, तो आपके लिए important हो जाता है 2022 का ऑस्ट्रेलिया ओपन and very important US Open of 2021. That is the strategy. ये एक रणनीति है कि मुझे करना क्या है। यानी जून में अगर मेरा एग्जाम है तो मैं ऑस्ट्रेलिया ओपन, क्योंकि फ्रेंच उस साल उस महीने हुआ होगा, तो दैट इज वेरी लेस चांसेस दैट एग्जामिनर विल आस्क। 2002 का ऑस्ट्रेलिया ओपन का वुमेन सिंगल और मैन सिंगल करूंगा, डबल और मिक्स डबल की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम में नहीं आते। यूएस ओपन का सितंबर मंथ में जो 2021 है उसको मैं डिस्कस करूंगा, तो और उसको मैं याद करूंगा फॉर माय एग्जाम व्हिच इज गोइंग टू बी कंडक्ट इन द मंथ ऑफ जून। तो ये एक प्लानिंग आपकी हो, तो आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन में राफेल नडाल याद रखना है और एशलेग बार्टी मेंस एंड वुमेन सिंगल। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। सो वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2022, ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंडिया ने चाइना को बीट किया ब्रॉन्ज मेडल के लिए, जो मस्कट ओमान में हुआ, एंड जापान ने डिफीट किया साउथ कोरिया को इन द फाइनल टू विन द थर्ड टाइटल वुमेन्स हॉकी एशिया कप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको जरूर स्टार लगा लो आप इसको, और मैं तो कहता हूँ इसे आप बिल्कुल दिल में बसा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2022 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपको स्पोर्ट्स सेक्शन में विंबलडन एंड ये इतने बड़े बड़े इवेंट में इंडिया जब कुछ करिश्मा दिखाए तो वो आपको याद रखना है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। अब टू बुक्स को और डिस्कस करते हैं बुक एंड ऑथर के सेक्शन में। न्यू बुक टाइटल अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया celebrating 75 years of independence, authored by रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो है इंडियन ऑथर है एंड बहुत रिनाउंड ऑथर हैं। रस्किन बॉन्ड के बारे में हमने काफी डिस्कस किया है अपने करंट अफेयर्स के, क्योंकि इनकी बुक्स अक्सर किसी न किसी मंथ में आ जाती है, और रस्किन बॉन्ड को हम काफी डीपली डिस्कस कर चुके हैं कई बार। तो यहाँ पे नटशेल इतना ही बोलेंगे कि रस्किन बॉन्ड की कुछ भी अगर बुक, कोई भी बुक आती है तो आप जरूर उसको याद रखें। सो अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी का अमृत महोत्सव आपको पता चल रहा है, भारत सरकार उसको सेलिब्रेट कर रही है, उसी के ऊपर इस बुक को रस्किन बॉन्ड ने लिखा। एंड सेकंड बुक मीनाक्षी लेखी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है ये। मीनाक्षी लेखी रिलीज पिक्टोरियल कॉमिक बुक इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज। तो रानी लक्ष्मीबाई, उषा मेहता, सरोजनी नायडू, इन सब के बारे में बहुत अच्छे, कस्तूरबा, इन सब के बारे में काफी अच्छे से वेल एक्सप्लेन करा है मीनाक्षी लेखी ने, जो हमें पता है कि बीजेपी
से सांसद भी हैं वो, एंड सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी हैं मीनाक्षी लेखी। तो उनकी काफी इंपॉर्टेंट बुक है, कॉमिक बुक है, इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज। सो मीनाक्षी लेखी, जैसा भी हम डिस्कस कर रहे थे आपके, शी इज ऑल्सो अ लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये अभी हमने आपके साथ 3 बुक्स डिस्कस करी, अरुंधति भट्टाचार्य, रस्किन बॉन्ड एंड मीनाक्षी लेखी। नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है इसमें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ग्रैंड होलोग्राम स्टैचू इंस्टॉल की गई है इंडिया गेट में, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो ग्रैंड होलोग्राम स्टैचू है वो तब इंपॉर्टेंट होगी जब वो प्रॉपर स्टैचू वहां पे लगाई जाएगी। अभी हॉलोग्राम स्टैचू वहां पे इंस्टॉल की गई है। टिल द स्टैचू इज कंप्लीटेड द hologram would be switched on at sunset every day। तो ठीक है, आपको पता हो। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है इसमें वो है रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेट टू बी नोटिफाइड एज 4th टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान। तो जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क्स हैं, अक्सर हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा है, पूछे जाते हैं स्टूडेंट से, एंड आपको पता हो इनके बारे में कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो क्या होती है। नेशनल पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में आता है। एंड नेशनल पार्क में जितनी भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती हैं टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैन एंटर इनटू दैट सेंचुरी एंड दे कैन अर्न देयर ब्रेड एंड बटर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो काफी फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जैसे काफी फेमस है, राजाजी नेशनल पार्क काफी फेमस है, जिम कॉर्बेट नैनीताल, राजाजी नेशनल पार्क देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश का एरिया कवर करता है राजाजी नेशनल पार्क। रणथंबोर बहुत फेमस नेशनल पार्क है, राजस्थान में है। तो ये कुछ नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है काफी फेमस हैं। एंड रामगढ़ विषाधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी जो लेटेस्ट बनाया गया है टाइगर रिजर्व, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन राजस्थान। काजीरंगा काफी फेमस है जो आसाम में है, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो 1 हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, पद्मा अवार्ड्स। जैसे भारत रत्न काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, लेकिन अभी काफी सालों से भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया जा रहा। लेकिन हर साल पद्मा अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट भारत सरकार करती है, जिसमें 3 कैटेगरीज हैं। पद्म विभूषण जो नंबर 1 कैटेगरी है पद्मा अवार्ड्स में, देन पद्म भूषण, देन पद्मश्री। तो ऐसा कहा जाता है कि पद्म विभूषण जो है वो 4 to 6 पर्सनैलिटीज को दिया जाता है, पद्म भूषण जो है वो 30 to 40 पर्सनैलिटीज को दिया जाता है ऑफ ऑल ओवर द फील्ड्स, स्पोर्ट्स से, म्यूजिक से, बॉलीवुड से, एक्टिंग से, म्यूजिक से, डांस से, है ना, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। एंड पद्मश्री 50 to 60 पर्सनैलिटीज को एवरी ईयर दिया जाता है। तो इसी वजह से चूंकि बहुत सारे लोगों को दिया जाता है, 30-40 नेम्स याद रखना बहुत टफ है, दैट्स वाई नॉट इम्पॉर्टेंट। 50 to 60 वेरी टफ टू कीप इन माइंड, दैट्स वाई नॉट इम्पॉर्टेंट। 4 to 6 पद्म विभूषण दिया जाता है हर साल 4 to 6 पर्सनैलिटीज को, तो इसलिए थोड़ा इनको हम लोग नाम जरूर डिस्कस कर लेते हैं अपनी क्लास में, ऑलवेज इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो अब ये पद्मा अवार्ड्स जो हैं वो, जिसमें हम पद्म विभूषण को डिस्कस करेंगे। सो मिस प्रभा आत्रे जो है वो आर्ट से रिलेटेड है, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। एंड श्री राधे श्याम खेमका जिनको पॉस्टमस मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। एंड जनरल बिपिन रावत, हमें पता है सीडीएस थे ये, जिनका सडन डिवाइस हुआ, उत्तराखंड को बिलोंग करते थे। एंड श्री कल्याण सिंह फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, और इनका भी देहांत हुआ, तो इनको भी पद्म विभूषण दिया गया। तो ये 4 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 पर्सनैलिटीज, प्रभा आत्रे, राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत एंड श्री कल्याण सिंह। ये एटलीस्ट हमें पता हो, पद्म विभूषण इन 4 पर्सनैलिटीज को दिया गया। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड फाउंडेशन स्टोर ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन मेरठ। जैसा हमने अभी एमसीक्यू में भी डिस्कस किया, मेरठ जो है वो खेल नगरी के नाम से फेमस है। एंड यहाँ पे ध्यानचंद जी को डेडिकेट करते हुए उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया गया, और इस यूनिवर्सिटीज में खेल से रिलेटेड ग्रेजुएशन और मास्टर्स के प्रोग्राम यहाँ पे चलाए जाएंगे। उसके बाद लद्दाख में, जैसा हमने डिस्कस किया था, लोसार फेस्टिवल है, और तिब्बतियन बुद्धिस्ट
फेस्टिवल है, न्यू ईयर फेस्टिवल है, ट्रेडिशनल न्यू ईयर है इनका, काफी फेमस है। और आप देख सकते हैं कि कितने मस्ती से ये झूमते हैं इस फेस्टिवल में, और इस तरह की रंग बिरंगी जो ड्रेसिंग सेंस है इनका, और ये जो मखोटा इन्होंने पहना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैंने भी आपसे एमसीक्यू में भी पूछा था कि हिमाचल प्रदेश बिकेम फर्स्ट एलपीजी अनेबल्ड एंड स्मोक फ्री इंडियन स्टेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एलपीजी अनेबल एंड स्मोक फ्री इंडियन स्टेट बन चुका है हिमाचल प्रदेश, तो ये काफी बड़ी न्यूज है वन लाइनर करंट अफेयर्स में। एंड नाउ कम टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अभी आपको पता है कि भारत सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया था यूपीए, जब गवर्नमेंट आई थी भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए गवर्नमेंट, एनडीए 1.0, उसमें उन्होंने ओपन डिफिकेशन जो है फ्री विलेजेस का प्लान किया था कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए आपको। सो तेलंगाना ने उस मिशन में टॉप किया, तेलंगाना टॉप द हाईएस्ट नंबर ऑफ ओपन डिफिकेशन फ्री विलेजेस, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अभी एक नीट 3.0 एक एड टेक सॉल्यूशन योजना है, जिसका मेन पर्पस है कि छोटी छोटी जगहों पे ऐसे स्कूल खोले जाएं जो स्टूडेंट्स को, बच्चों को स्किल सिखाएं, एजुकेशन दे, और उनको कुछ टेक्नोलॉजी से रूबरू कराया जाए। सो दैट्स व्हाई नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, यानी पढ़ाई के साथ साथ टेक्नोलॉजी, आपको स्किल डेवलप की जाए, ताकि आप पढ़ने के बाद भी आपके पास कुछ हुनर हो, कोई अच्छी नॉलेज हो। खाली बुकिश नॉलेज गेन करना ही आज फायदेमंद नहीं है। जैसा हम देख रहे हैं स्कूलों की जो पढ़ाई है वो किस तरह की होती है, बुकिश नॉलेज आगे चलकर हमें रोजगार, एम्प्लॉयमेंट दिलवाने में काम नहीं आती। तो ये काफी इंपॉर्टेंट योजना है भारत सरकार की, नीट 3.0। ओके, उज्ज्वला योजना बड़ी फेमस योजना है। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो वो पीले पीले रंग के जो है बल्ब उस समय जलाए जाते थे, और वो 40 वॉट 60 वॉट के बल्ब, और वो बहुत गर्मी जो है वो क्रिएट करते थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे बल्ब आए, ट्यूबलाइट्स का यूज हुआ, उसके बाद एलईडी बल्ब्स जो है वो शुरू हुए, उज्ज्वला योजना भारत सरकार ने शुरू की। काफी इंपॉर्टेंट योजना है ये, और 7 साल हो गए इस योजना को, इसलिए इसको याद किया जा रहा है। नियरली 37 करोड़ एलईडी बल्ब्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, और ₹10 ईच की कॉस्ट पर। तो काफी इंपॉर्टेंट योजना है उज्ज्वला योजना भारत सरकार की, जिसमें एलईडी बल्ब का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया अक्रॉस द कंट्री सो फार। ओके, एंड वेल उसके बाद जैसा अभी आपने सुना होगा, एक मिड डे मील योजना चल रही थी जो कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी, काफी टाइम से फेमस थी ये योजना, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस योजना के बारे में पूछा गया। भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए गवर्नमेंट ने इसको रिप्लेस किया, इसका नाम रखा पोषण शक्ति निर्माण स्कीम, जिसको पोषण के नाम से जाना जाता है, और इसमें बच्चों को भोजन दिया जाता है ताकि ड्रॉप आउट्स जो है वो केसेस कम हो जाए। तो पोषण स्कीम का मेन टारगेट है ड्रॉप आउट केसेस को कम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। बाकी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसमें काफी हेल्प करता है, फंड्स देता है, और अक्षय पात्र जो है वो एस्कॉन से रिलेटेड एक सोसाइटी है जो गरीबों को खाना खिलाती है, बच्चों के लिए अनाथ आश्रम में खाना प्रोवाइड करवाती है। तो खैर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है पोषण स्कीम किसको रिप्लेस इसने किया, वो काफी इंपॉर्टेंट है। एंड जैसा भी मैंने आपसे पूछा, केरल हाई कोर्ट कोची बिकेम इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट, एंड हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया, आप इसको जरूर सर्च करें। इंस्टाग्राम पे मैं कुछ स्टोरीज भी डालता हूँ डेली, वहां पे मैं 2 to 3 क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ अपनी स्टोरी में इंस्टाग्राम पे, तो आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। एंड वहां पे भी मैंने इस क्वेश्चन को पूछा था, तो लमसम 2500 2500 स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया, जिसमें से 1000 स्टूडेंट्स का आंसर सही था, एंड 1500 स्टूडेंट्स ने गलत रॉन्ग आंसर दिया। So Kerala High Court Kochi became India's first paperless court. That is very important. And Sarvanand Sonowal laid foundation stone of International Yoga Academy in Hyderabad. That is very important. So International Yoga Day हम लोग सेलिब्रेट करते हैं every year 21st जून को। Okay, come to next। यूएन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें,
तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और एक जनरल असेंबली है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 उसमें नॉन परमानेंट। तो टोटल जो उसकी स्ट्रेंथ है वो 15 कंट्रीज की होती है, और इन 10 में से 5 मेंबर्स हर साल चले जाते हैं और नए एंट्री ले लेते हैं, और जो निकलते हैं उनके 2 साल कंप्लीट हो चुके होते हैं। तो कुछ ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन है इसमें कि इसमें 5 जुड़ जाते हैं हर साल और 5 निकल जाते हैं, और जो निकलते हैं उनके 2 इयर्स कंप्लीट हो चुके होते हैं। तो टोटल यूएनएससी में 15 कंट्रीज हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, लेकिन इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है। सो इंडिया विल चेयर काउंटर टेररिज्म कमेटी। उसमें अलग अलग कमेटीज होती हैं अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। सो इंडिया जो है वो चेयर करेगा काउंटर टेररिज्म कमेटी को। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन जनवरी 2022। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। एंड एप्पल जो है वो बिकेम वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपनी टू टच $3 ट्रिलियन मार्केट कैप जो है इसका हो चुका है एप्पल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स है। एंड एंटीगुआ एंड बरबुडा ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज 102 सेकंड मेंबर। तो ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कहां पर है? ये कैरेबियन कंट्रीज हैं। वेस्ट इंडीज का आपने नाम सुना होगा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक लैटिन अमेरिका है, वहां पर ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। एंड फ्रांस टुक ओवर यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंसी फॉर 6 मंथ्स। ईयू, यूरोपियन यूनियन के बारे में हम सब जानते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ब्रेक्सिट, आपने अगर सुना होगा, काफी फेमस रहा। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत साल ये आया। ब्रिटेन ने एग्जिट किया था यूरोपीय यूनियन की सदस्यता से। यूरोपीय यूनियन में जितने भी कंट्रीज हैं उन सब की करेंसी, एक कॉमन करेंसी है यूरो। और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लोग इसको करंट अफेयर्स की क्लास में किसी मंथ में इसको फिर से बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। कई बार डिस्कस किया है यूरोपीय यूनियन के बारे में। फिलहाल आप इतना जरूर याद रखें, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, जो बेल्जियम की कैपिटल है। सो वेल, ब्रुसेल्स जो है इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, एंड देयर आर 27 कंट्री इन यूरोपियन यूनियन। ओके, सो फ्रांस ने जो है इसकी प्रेसिडेंसी इसको मिली है फॉर 6 मंथ्स। ओके, कम टू नेक्स्ट स्पोर्ट्स में फिर से देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिया ने अंडर 19 एशिया कप टाइटल जीता है आफ्टर डिफीटिंग श्रीलंका। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। एंड इंडिया वॉन अंडर 19 एशिया कप, दुबई में हुआ था ये, और श्रीलंका को इन दुबई बाय डिफीटिंग श्रीलंका। इंपॉर्टेंट न्यूज है। नॉर्दर बेक Abdusatorovo won World Rapid Chess Championship 2021। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि अभी 2 एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड हियर फॉर योर एग्जाम। आपके एग्जाम्स के लिए मुझे लगा कि शायद इंपॉर्टेंट हो, तो आप इसको भी जरूर याद रखें। वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021 के विजेता जो विनर है वो है नॉर्डर बेक। बहुत इंपॉर्टेंट। एंड इंडिया वन अंडर 19 एशिया कप 2021। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। अब इसमें कुछ जैसे कुछ कंट्रीज के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो आप ये ध्यान रखें, अली खान इस्माइलोव नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कजाकिस्तान के। कजाकिस्तान जो यूएसएसआर का पहले पार्ट था, आपने सुना होगा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान। ये कुछ कंट्रीज हैं जिसको हम सेंट्रल एशिया भी बोल सकते हैं। यूएसएसआर का पहले पार्ट थे। 1991 में डिमोलिशन हुआ यूएसएसआर का, और ये कंट्रीज अलग हो गए। तो इसके अभी ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, आप याद कर सकते हैं इसको। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है इसमें, इस स्लाइड में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुकी है, और एवरी ईयर इसका सर्वे होता है। पासपोर्ट मतलब बेस्ट पासपोर्ट की कौन सा है, जिस कंट्री का पासपोर्ट ऐसा है जो मैक्सिमम कंट्रीज में आप उस पासपोर्ट के थ्रू ट्रैवल कर सकते हो। तो जिसमें सिंगापुर और जापान का पासपोर्ट को बहुत अच्छी हाई रैंक मिली है। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जब इनको फर्स्ट रैंक दी जाती है। Japan and Singapore top the list of being the most powerful passport in the world for the year 2022. And Indian passport now rank 83rd position on the Henley Passport Index, climbing 7 places from 90th रैंक थी इंडिया की लास्ट ईयर। तो अभी 83 रैंक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, काफी फेमस है। बहुत बार एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाता रहा है, तो आप भी इसको याद रखें।
ओके, अब अवार्ड्स में जैसा एक बार फिर से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड जैसे फिल्म फेयर अवार्ड, कांस फिल्म फेस्टिवल होता है, बाफ्टा अवार्ड होते हैं, ऐसे एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड काफी फेमस है। एंड गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है वो अमेरिकन अवार्ड है, एंड अमेरिका की इंटरनेशनल और अमेरिकन टेलीविजन से रिलेटेड। तो इसमें द पावर ऑफ द डॉग वन द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा, विल स्मिथ won the best actor in motion picture, and Nicole Kidman won the best actress in a motion picture drama. So आपके लिए तीन ही अवार्ड फेमस हैं, यानी बेस्ट फिल्म, बेस्ट पिक्चर द पावर ऑफ द डॉग, बेस्ट एक्टर विल स्मिथ वन द बेस्ट एक्टर, एंड निकोल किडमैन जो है वो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उनको मिला है। सो ये तीन कैटेगरी जो इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं इस तरह के, जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, उनके हॉलीवुड से रिलेटेड हो, तो उसमें हम तीन ही कैटेगरीज को रिमेंबर अपने माइंड में रखते हैं, और वो है बेस्ट मूवी कौन सी रही, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस ओनली। सो गोल्डन ग्लोब अवार्ड आपको ये भी पता हो कि वो अमेरिका से रिलेटेड है, अमेरिकन एंड इंटरनेशनल अमेरिकन टेलीविजन से रिलेटेड अवार्ड्स हैं ये। वेल, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है गगनयान। गगनयान के बारे में आपको जरूर पता हो, हमारा इसरो जो है वो प्लान कर रहा है एक ऐसा मिशन, मैन मेड मिशन भेजने का, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा जो स्पेस पर्सन्स हैं, हमारे हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो हम स्पेस पे उतारे। तो वो गगनयान की हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, एंड व्योम मित्रा, उसमें हम एक रोबोटिक भी स्पेस में उतारने का प्लान कर रहे हैं। व्योम मित्रा पिछले साल लास्ट ईयर डीयू एलएलबी के एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि व्हाट इज व्योम मित्रा, व्योम मित्रा कौन है। तो गगनयान जो है उसके ऊपर भी काफी रिसर्च चल रही है, उसमें क्रायोजेनिक इंजन को टेस्ट किया जा रहा है कि कौन सा बेस्ट क्रायोजेनिक इंजन उसमें लगाया जा सकता है ताकि वो मिशन हमारा सक्सेसफुल रहे। सो गगनयान एटलीस्ट आपको जरूर पता हो, रिलेटेड टू इसरो, और इसमें मैन मेड मिशन है ये इसरो का। स्पेस में हम मैन को उतारने का प्लान कर रहे हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। वेल, अब फिर से कुछ स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो भारत सुब्रमण्यम became India's 73rd ग्रैंड मास्टर, चेस ग्रैंड मास्टर भारत सुब्रमण्यम। खेलो इंडिया प्रोग्राम भारत सरकार ने शुरू किया है। आपने देखा होगा कि जब से आईपीएल शुरू हुए तब से क्रिकेट, जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, क्योंकि आईपीएल में हम लोग जज कर लेते हैं कि कौन सा खिलाड़ी जो है वो बेस्ट है, और फिर उसी बेस्ट खिलाड़ी को इंटरनेशनल मैचेस खेलने का चांस मिलता है इंडियन क्रिकेट टीम में। तो इस तरह से आईपीएल जब से शुरू हुआ 2008 से, इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत अच्छे प्लेयर्स मिलने लग गए। इसी तरह से बीजेपी गवर्नमेंट ने और एनडीए गवर्नमेंट ने जब से खेलो इंडिया गेम्स शुरू करे, उसमें से हम टैलेंटेड जो हमारे एथलीट्स हैं उनको हम पॉइंट आउट करते हैं, उनको चूज करते हैं, जो इस गेम्स में सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज जीतते हैं, उनको फिर हम ट्रेनिंग देते हैं और उनको ओलंपिक्स के लिए रेडी करते हैं। तो आपने देखा होगा इस बार भी हमारी ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस अच्छी रही, चाहे वो पैरा ओलंपिक्स हो, चाहे वो विंटर ओलंपिक्स हो, चाहे वो समर ओलंपिक्स हो। तो ये पर्पस है खेलो इंडिया गेम्स का, जो कर्नाटका होस्ट करेगा 2023 में, जिसमें हमारे सारे स्टेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, तस्नीम मीर बिकेम वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कुछ नाम है, जैसे भरत सुब्रमण्यम, ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा कि भरत सुब्रमण्यम रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स फील्ड, तो आपका आंसर होगा चेस ग्रैंड मास्टर। तस्नीम मीर जो है रिलेटेड टू, तो आपका आंसर होगा बैडमिंटन। तो अंडर 19 गर्ल्स सिंगल इन्होंने जीता, वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन चैंपियन ये बनी अभी हाल ही में। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट बार आते हैं। बुक्स एंड ऑथर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अरुंधति भट्टाचार्य एंड मनोज पांडे। यस, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आपको पता है सीडीएस जो है वो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का जब सडन डिमाइस हुआ, तो उसके बाद मुकुंद नरवणे को सीडीएस अभी बनाया गया, और मनोज पांडे जो है वो हमारे मुकुंद नरवणे पहले हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, लेकिन जब सीडीएस बिपिन रावत की डेथ हुई तो मुकुंद नरवणे को सीडीएस अपॉइंट किया गया है, और मनोज पांडे ने मनोज नरवणे की जगह ली, एंड ही बिकेम द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सो न्यू वाइस
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी हमारे अपॉइंट हुए हैं मनोज पांडे। ओके, सो वो हमारे आगे चीफ बनेंगे, नेक्स्ट चीफ मनोज पांडे, मनोज नरवणे की जगह लेंगे। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। यस, जैसे हमने सुना होगा, आपने भी सुना होगा, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, इस तरह से एक मिसेस जो है वर्ल्ड इवेंट होता है हर साल, एंड मिसेस अमेरिका शाइलिन फोर्ड वन द क्राउन ऑफ मिसेस वर्ल्ड 2022। खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अभी क्योंकि 3 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया, दैट्स व्हाई आई थॉट कि आई शुड डिस्कस विद ऑल ऑफ यू, तो आप इसको जरूर याद रखें। ये मिसेस वर्ल्ड 2022, मिसेस अमेरिका इसमें जो है वो विनर रहे। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। श्रीमती मंधाना नेम्ड इन 2021 ICC वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर, एंड असल में ज्यादातर हम लोग मेल क्रिकेटर को ही हम लोग काफी जानते हैं, एंड फीमेल जो क्रिकेटर हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन चूंकि क्रिकेट हमारे यहाँ पे बहुत फेमस है, दैट्स वाई इनको थोड़ी पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू हुई है काफी टाइम से। सो स्मृति स्मृति मंधाना जो है वो 2021 ICC T20 वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर इनको बनाया गया ICC ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। तो एक ड्रीम टीम भी बनती है, उस ड्रीम टीम में जो है किसका नाम आए, कौन ICC प्लेयर ऑफ द ईयर होगा, कोई कौन ICC बॉलर ऑफ द ईयर, ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो इस तरह के ICC अवार्ड्स भी देती है। वो भी कई बार हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखे। सो आप ये नाम जरूर याद रखें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि ये ICC T20 वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर इनको बनाया गया है। स्मृति मंधाना वुमेन क्रिकेटर हैं और ये क्रिकेट स्पोर्ट से जुड़ी हुई है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सैयद मोदी इंटरनेशनल, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया कि सैयद मोदी इंटरनेशनल कप किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो योर आंसर इज बैडमिंटन। तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड है ये प्रतियोगिता, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। PV सिंधु वन वुमेन्स सिंगल टाइटल इन दिस टूर्नामेंट, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन से एसोसिएटेड है ये कप, एंड PV सिंधु वन वुमेन सिंगल टाइटल। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। अब जैसा मैं आपके साथ डेज के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो डेज में 24 जनवरी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एंड ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, एंड 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी कुछ एग्जाम्स में आना शुरू हुआ है, दैट्स व्हाई मैंने आपको एक साथ इसको मेंशन किया। 24 जनवरी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, एंड 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, जिसमें हम मानते हैं कि फीमेल फुटिसाइड जो है वो नहीं होना चाहिए, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई जाए, उसको अवेयरनेस देने के लिए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भारत सरकार ने स्टार्ट किया। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कथक मास्टर पंडित बिरजू महाराज का देहांत हुआ इन द मंथ ऑफ जनवरी, एंड वी ऑल नो बहुत ही लेजेंड कथक डांसर रहे वो। उत्तर प्रदेश जो है वो कथक के लिए जाना जाता है, एंड बिरजू महाराज उत्तर प्रदेश में वेल नोन कथक डांसर थे, एंड आफ्टर सफरिंग ए हार्ट अटैक ही वाज 83 and recipient of country's second highest civilian award Padma Vibhushan, and he was born 1937 and well known family of Kathak dancer. So ये आपको जरूर पता हो, जैसे हमने बोला था कि persons in the news वाले सेक्शन में। ओके, सो वेल स्टूडेंट, होप आपको जनवरी करंट अफेयर्स में हमने जो जो पॉइंट डिस्कस किए वो आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार जल्दी से हम क्विक रिवीजन करते हैं, हमने क्या क्या डिस्कस किया इन सभी पॉइंट्स में, एंड फिर उसके बाद आई विल आस्क सम MCQs रिलेटेड टू जनवरी करंट अफेयर्स, एंड यू विल चेक कि आपने कितना सिंसियरली इन सभी पॉइंट्स को मेरे से सुना। सो वेल, फटाफट हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं इन सभी पॉइंट्स का। तो सबसे पहली न्यूज थी सी ड्रैगन
जिसमें मैंने आपको बताया कि इंडिया और जापान की एक एक्सरसाइज थी, मॉक ड्रिल थी, काफी इंपॉर्टेंट थी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालती, इंडिया की रैंक 85, फर्स्ट नंबर डेनमार्क एंड लास्ट साउथ सुडान, मोस्ट हाईली करप्टेड कंट्री। एंड कुकुम्बर और घरकिन में इंडिया एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 कंट्री बन चुका है। कच्चा लेमन फेस्टिवल मणिपुर में, मिशन अमानत इंडियन रेलवे से रिलेटेड ऐप है जो भारत सरकार इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया। फॉरेस्ट रिपोर्ट में हमारा फॉरेस्ट कवर एरिया इंक्रीज हुआ, तेलंगाना ने काफी अच्छा जो है फॉरेस्ट कवर एरिया इंक्रीज किया। अरुणाचल प्रदेश को काफी लॉस हुआ, हाईएस्ट मध्य प्रदेश और परसेंटेज में मिजोरम टॉप पर है फॉरेस्ट कवर एरिया में। वेल उसके बाद राजकुमार राव रिन्यू बाय के ब्रांड एम्बेसडर बने, एस सोमनाथ इसरो के डायरेक्टर, एंड रघुवेंद्र तंवर इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के चेयरमैन। बुक एंड ऑथर में ऑटोबायोग्राफी ऑफ अरुंधति भट्टाचार्य काफी इंपॉर्टेंट थी। डेज में 9 जनवरी नॉन रेजिडेंट इंडियन, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी, एंड अमर जवान ज्योति को हमने डिस्कस किया, नेशनल वॉर मेमोरियल फ्लेम इसको मर्ज कर दिया गया, एंड वी डिस्कस अमर जवान ज्योति एंड वी डिस्कस नेशनल वॉर मेमोरियल। उसके बाद हमने यूएस ओपन, हमने ऑस्ट्रेलिया ओपन का मैन सिंगल और वुमेन सिंगल डिस्कस किया। वुमेन्स हॉकी एशिया कप मैंने आपके साथ डिस्कस किया एंड इंडिया को इसमें ब्रॉन्ज मेडल मिला। देन हमने रस्किन बॉन्ड और मीनाक्षी लेखी की बुक आपके साथ डिस्कस की। देन हमने डिस्कस किया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है एग्जैक्टली, एंड अभी क्यों जनवरी में न्यूज में थी। फिर पद्मा अवार्ड हमने डिस्कस किए, पद्म विभूषण हमने आपको बताया किस किस को मिले। एंड फिर हमने डिस्कस किया मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी इन मेरठ। देन तेलंगाना जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ ओपन डिफिकेशन फ्री विलेजेस में इसने टॉप किया है, एंड नीट 3.0 एंड उज्ज्वला योजना काफी इंपॉर्टेंट योजना, पोषण स्कीम जिसने रिप्लेस किया मिड डे मील स्कीम को, एंड केरला हाई कोर्ट बिकेम इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। एंड यूएनएससी में इंडिया विल चेयर काउंटर टेररिज्म कमेटी को, काफी इंपॉर्टेंट था। इंडिया ने अंडर 19 एशिया कप 2021 टाइटल जीता, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 83rd रैंक है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हमने आपके साथ डिस्कस किए। देन हमने गगनयान के बारे में आपके साथ डिस्कस किया। देन वी डिस्कस तस्नीम मीर बिकेम वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट मनोज पांडे जो हमारे नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एंड फिर उसके बाद मिसेस वर्ल्ड 2022, एंड देन सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। After that, National Girl Child Day 24th January, and Birju Maharaj passed away, Kathak dancer. So, well, अब हम आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आप रेडी हो चुके होंगे, so please give the answer of these questions. Consider the following statements. Rajkumar Rao appointed as brand ambassador of Renew by, S. Somnath appointed as a new chairman of DRDO. A new book titled A Little Book of India, celebrating 75 years of independence, authored by Meenakshi Lekhi. And Ruskin Bond released pictorial comic book India's Women Unsung Heroes. So these are 4 statements and you have to give the answer and read it carefully and give the answer. So well, let us start. Hope आप लोगों ने decide कर लिया होगा इसका right answer. So well student, take your time, 20 seconds I am giving you. Take your time and give the answer. Okay, fine, let us start. So well, first statement is absolutely correct. Second statement, we know this is incorrect because chairman of ISRO, Indian Space Research Organization, and मीनाक्षी लेखी की ये बुक नहीं है, ये इंटरचेंज हो चुकी है। आई थिंक मीनाक्षी लेखी ने बुक लिखी है India's Women Unsung Heroes, and Ruskin Bond, A Little Book of India, celebrating 75 years of independence. So that's why 3 wrong, 4th wrong, 2nd wrong, first correct. So right answer B, क्वेश्चन नंबर 1 only. होप आप लोगों को आंसर इसका समझ आ गया होगा. Now come to question number 2. Consider the following statements. 2021 Corruption Perception Index, India ranked 85. The Corruption Perception Index ranked 180 countries and territories around the world by their perceived levels of public sector corruption. Third, the results are given on a scale 0 to 100. Fourth, India emerged as world's largest importer of cucumber and gherkins. Okay. So well, take your time, give the answer related to Corruption Perception Index and India's trade. Okay. So hope you all decided your answer now. Now come to the answer.
Let us start. I think first statement is correct. 85th rank India की, 180 countries, absolutely correct. 0 highly corrupted, 100 very clean, correct. And not importer, India world's largest exporter. That's why fourth wrong. Answer is 1, 2, 3. C option. Question number 2, option C. Okay. Now come to question number 3. Amar Jawan Jyoti, eternal flame, merged with National War Memorial flame. Consider the following statements. So, National War Memorial, which is around 400 meters from Gateway of India, was inaugurated by Modi in February 2019 in an area of around 400 acres. Third, it was built to commemorate all the soldiers who have laid down their lives in the various battles, wars, operations, and conflicts of independent India. And fourth, there are many independent memorials for such soldiers, but no memorial existed commemorating them all at the national level. So take your time and give the answer. I'm asking, इस तरह से पूछने का पर्पस ये है कि आपको थोड़ा टफ क्वेश्चंस बना के दिया जाए, अदरवाइज आपके एग्जाम में सीधा सीधा वन लाइनर आएगा और वो इस तरह से होगा नेशनल वॉर मेमोरियल कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, तो उसके ऑप्शंस होंगे मुंबई, इंडिया, हैदराबाद, चेन्नई, तो सीधा सीधा वन लाइनर आपके एग्जाम्स में आएंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि टफ कंडीशंस आपको दी जाए सो दैट आप इंटरनेशनल लेवल पे बाउंसर झेलने के लिए भी रेडी रहे, तो इसीलिए नेट प्रैक्टिस आपकी सॉलिड करवाई जाएगी। सो इसका आंसर चेक करते हैं। अमर जवान ज्योति एटर्नल फ्लेम मर्ज विद नेशनल वॉर मेमोरियल करेक्ट है, बट नॉट गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, दैट्स वाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये, एंड इसको रॉन्ग कर देते हैं। एंड इट वाज बिल्ट टू कमेमोरेट ऑल द सोल्जर्स हु हैव लेड डाउन देयर लाइव्स इन वेरियस बैटल्स, करेक्ट। एंड देयर आर मेनी इंडिपेंडेंट मेमोरियल्स हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे अभी तक कोई भी नहीं बनाया गया था, दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो 134 हियर इट इज, सी ऑप्शन 134। सो होप आप लोगों ने सही आंसर चूज किया होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, now come to question number 4. Well, consider the following statements. Women's Hockey Asia Cup 2022, India beat China to bag bronze medal in Muscat, Oman. South Korea, second statement, South Korea defeated Japan in the final to win their third title at the Women's Hockey Asia Cup tournament. Okay, so read it carefully and give the answer. A, B, C, D, 1 only, 2 only, 1 and 2 both, and D, none. Okay, let us start. So I think first statement is absolutely correct. India beat China to bag bronze medal, but Japan beat South Korea and won the title. That's why this statement is wrong. So answer is only one correct. Correct statement we have to choose. So 1 is the right answer. Question number 4, option A. So hope student आपको question number 4 समझ में आ गया होगा. And so this is all about January current affairs and hope you all got it. एंड आउट ऑफ 4 आप लोग का स्कोर जो है वो 3 होना चाहिए आउट ऑफ 4, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये सभी क्वेश्चंस अभी डिस्कस किए। तो जो मैंने पहले क्विज लिया जनवरी करंट अफेयर से पहले, उससे मैंने आपको बोला 1 आउट ऑफ 4, लेकिन अभी चूंकि हम कर चुके थे सो दैट्स वाई आपका जो स्कोर है वो 3 आउट ऑफ 4 होना चाहिए था। सो वेल स्टूडेंट, होप यू ऑल गॉट इट। सो विल मीट with new current affairs with new months. Thank you very much for watching Punit Bhatia Academy. So well, student, thanks once again.